In this video, we will cover topic 2.3.2, chapter 2, standard 11. Topic is particle nature of electromagnetic radiation और light. इसको हम प्लैंक क्वांटम थियोरी से भी जान सकते हैं. प्लैंक क्वांटम थियोरी. तो अभी आपको एक चीज़ पता होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ड्यूअल नेचर पॉजेस करता है. मीन्स इट हैव वेव प्रॉपर्टी एज वेल एज particle property. In earlier time, in ancient time, it is believed light have particle nature. Only believed light have particle property. Then, by experiment, it is proved light have wave nature also. And nowadays, we have to accept, and it is really fact also, a light have wave and particle nature both. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है बेटा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी was successfully explaining the properties of light such as interference and diffraction. यानी कि लाइट को वेव नेचर है, ठीक है, वो थियोरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी. ठीक है, तो उस थियोरी से हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी घटनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. इंटरफेरेंस यानी कि दो वेव्स का कॉम्बिनेशन या दो वेव्स जब एक दूसरे को एडिशन होते हैं, एक दूसरे की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं या तो कैंसलेशन कर सकते हैं मे बी, तो उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस. यानी कि मिक्सचर ऑफ टू वेव्स, टू और मोर वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन का मीनिंग ये है कि वेव्स को एक पर्टिकुलर बीम, वेव्स इसको जब हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर बीम, वो बीम को हम रोकेंगे उस तो वेव्स जो है अपनी इंटेंसिटी को थोड़ी कट करेगी. ठीक है, समझो कहीं से लाइट आ रही है और हमने वहाँ पे पेपर रख दिया आगे, डार्क पेपर, लेकिन बीच में एक होल है, तो हमने क्या किया, लाइट का डिफ्रैक्शन करवाया. क्या करवाया बेटा? डिफ्रैक्शन. ये दो वर्ड के बारे में डिटेल में आप 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो फिलहाल इसके बारे में डीप में डिस्कशन की जरूरत नहीं है. लेकिन याद रखिएगा कि ये दो जो प्रॉपर्टी है उसको वेव नेचर से समझा गया, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो वेव नेचर नहीं समझा पाती थी. लाइट इज अ वेव बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉलोइंग फैक्ट. द फर्स्ट phenomenon, the phenomenon of black body radiation. We will see black body radiation. Second, photoelectric effect. Third, variation of heat capacity of solid as the function of temperature. हीट कैपेसिटी के बारे में हम केमिस्ट्री के सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे. थर्मोडायनेमिक्स करके चैप्टर है, उसके अंदर हीट कैपेसिटी के बारे में होगा. ये चैप्टर में हम पहले तो फर्स्ट पॉइंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड थर्ड स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में समझेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम. ये चार जो प्रॉपर्टीज थी, ये जो चार घटनाएं थी, वो वेव नेचर से नहीं समझी जा सकती थी. अबव फिनोमिना could not be explained by wave theory, but it is explained by the particle nature. अगर उसको हमें समझना है बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सपोज टू हैव पार्टिकल नेचर. इट इज बिलीव्ड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है. इफ एनी सब्सटेंस विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक आयरन बार इज हीटेड, तो आयरन बार को जब हम हीट करेंगे, लोहे को जब हीट करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले वो रेड बनेगा, उसके बाद और ज़्यादा हीट करेंगे येलो इस कलर का, उसमें से ग्लो बाहर आएगा. उसके बाद फाइनली इट बीइंग टू ग्लो वाइट एंड देन ब्लू. तो ये जो उनके लाइट का चेंज होने का प्रॉपर्टी है ना, ड्यू टू टेम्परेचर ऐसा हो रहा है, तो उसके अंदर कोई ऐसा मैटर होगा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, एमिट कर रहा है. ठीक है, इफ द सब्सटेंस being heated is a black body, if the substance is being heated is a black body which is perfect absorber or perfect radiator of our energy, it means
which can emit and absorb all frequency. The radiation emitted is called black body radiation. ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन्स ब्लैक बॉडी पार्टिकल्स को हम जब हीट करेंगे तो जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं या तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, उसके बारे में एक फिगर समझेंगे। पहले तो समझो ये ब्लैक बॉडी सब्सटेंस है, ये जो हाईलाइट किया हुआ डार्क ब्लैक कलर का पार्टिकल है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और अंदर का अंदर रखा। ठीक है, सच अ पार्टिकल, सच अ सब्सटेंस इज नो ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी। या तो वो 100% एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर होना चाहिए, या तो वो परफेक्ट रेडिएटर, मतलब परफेक्ट उसमें से क्या होना चाहिए, हीट लूज हो जानी चाहिए, एनर्जी, तब हम उनको बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी पार्टिकल। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ रही बेटा। फिर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, the energy is emitted or absorbed continuously. Hence, the energy of any radiator is proportional to its intensity, means square of amplitude and independent of its frequency and wavelength. पुरानी वाली जो थियरी थी, जो वेव थियरी, उससे ये समझा जाता था कि समझो येलो लाइट है। अभी येलो लाइट लाइट भी येलो लाइट की इंटेंसिटी कम भी हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है। कभी कभार ऐसा येलो कलर होता है कि जो आँख खींचती है उससे, ठीक है, बहुत ही डार्क येलो, फ्लोरोसेंट येलो कलर। तो उस येलो कलर की लैम्बडा वेवलेंथ की वैल्यू फिक्स है, समझो समझो 5800 एंगस्ट्रॉम उसकी लैम्बडा है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ थ्रोट। ठीक है, थ्रो के डेप्थ या तो हाइट ऑफ क्रेस्ट, उसके ऊपर से एम्पलीट्यूड तय होता है, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर से क्या तय होती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। Thus, according to the wave theory, the radiation emitted by the black body या any body being heated should have same color, although its intensity may vary as heating continued। मतलब अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन उसका लैम्बडा लैम्बडा यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी न्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन आयरन के साथ ऐसा नहीं हुआ। आयरन में तो देखिए आप, कलर चेंज हो रहा है। मतलब कि वेव थियरी से वो चीज़ नहीं समझी जा सकी कि आयरन ने पहले ऑरेंज रेड कलर शो किया, फिर येलो कलर, फिर वाइट, फिर ब्लू, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको समझने के लिए ऐसा एक्सेप्ट किया गया कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर ऑल्सो। However, the change of color shows that on heating frequency of radiation emitted is increasing। यानी कि सबसे पहले रेड कलर था जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, एंड देन ब्लू कलर जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर। तो इंटेंसिटी जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन साथ साथ में क्या बढ़ती है बेटा, फ्रीक्वेंसी भी उनकी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। समझ में आ रहा है। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द वेवलेंथ एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक इंटेंसिटी का यानी कि एम्पलीट्यूड का एक वेव और वेवलेंथ की, इंटेंसिटी और वेवलेंथ उनका रिलेशन है। समझो टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर T1, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ है उनकी इंटेंसिटी कम है, फिर वेवलेंथ ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर और वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो उसकी इंटेंसिटी और कम हुई। तो ये रीजन में इंटेंसिटी ज़्यादा है T1 टेम्परेचर पे। लेकिन अगर टेम्परेचर को मैंने बढ़ा T2 कर दिया तो उसका ग्राफ ये प्रकार से थोड़ा हाई हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजेस। दैट्स वाई ये रेड वाला ग्राफ मैंने कहाँ पर रखा है, ऊपर। ये रेड वाली लाइन क्या, ये रेड वाला कर्व क्या इंडिकेट करता है कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल ऑल्सो इंक्रीजेस। गॉट इट। At a given temperature, intensity of radiation emitted increase with the decrease of wavelength. At a given temperature, intensity of radiation increase
यानी कि जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है। जैसे जैसे तुम वेवलेंथ को डिक्रीज करते हो, वेवलेंथ को क्या करते हो डिक्रीज, तो इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, रीचेज टू मैक्सिमम। आप रिवर्स आओ, राइट टू लेफ्ट आओ, है ना, एट पर्टिकुलर वेवलेंथ उसका मैक्सिमम है। एंड देन शॉर्ट, फिर अगेन आप वेवलेंथ को डिक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी वापस डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट आप आइए तो ये एक्सप्लेन आपको समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन। इसकी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो फिलहाल पूरा का पूरा फोकस समझने के ऊपर करिए बेटा। ये फिगर मैंने आपको समझाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। और फिर लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, या तो एच सी अपॉन लैम्बडा। न्यू यानी होती है फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज या तो सेकंड इनवर्स। लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। एच यानी प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू। न्यू और लैम्बडा, न्यू या तो लैम्बडा दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी होगी और एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। ऐसे सम हमने लास्ट वीडियो में किए। ये फॉर्मूला रिपीट मैं रिवीजन के तौर पर लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। देन एनर्जी ऑफ एन फोटोन, अगर हमारे पास 10 फोटोन्स है तो क्या करेंगे, एक फोटोन की एनर्जी ई है, तो 10 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 10 इंटू ई हो जाएगा ना बेटा। वैसे अगर n फोटोन है मेरे पास, n नंबर ऑफ फोटोन, सो मैनी नंबर ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ n फोटोन इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन एच न्यू इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्बडा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर हमें n को ढूंढना है तो एन एच यू यानी टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन को हम करेंगे। ये इधर अगर n को सब्जेक्ट बनाए तो ये राइट हैंड साइड क्या है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इसके ऊपर से भी न्यूमेरिकल किए हुए हैं हमने। एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन्स को वन आइंस्टाइन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, वन आइंस्टाइन। एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन इज इक्वल टू वन आइंस्टाइन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से वन फोटोन की एनर्जी ई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन ए इंटू ई, यानी कि एन ए एच न्यू या तो एन ए एच सी अपॉन लैम्बडा। एन ए यानी एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले तो समझ लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। समझो हमारे पास मेटल की शीट, मेटल की सरफेस है। कौन से मेटल, तो ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सच अ मेटल विच हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिनकी कम है, जिनमें से इलेक्ट्रॉन को इजीली इजेक्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, सच अ मेटल विच हैव लार्जर इन साइज एंड लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो उसके ऊपर हमने लाइट अप्लाई करी बेटा, वो एनर्जी, लाइट की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, एनर्जी एनर्जी ऑफ अप्लाइड फोटोन, इसका एनर्जी होगा एच न्यू। उसमें से हमने जितनी एनर्जी अप्लाई करी ना, उसमें से कुछ एनर्जी मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए वो मेटल एनर्जी गेन कर लेगा, और बाकी जो एक्सेस एनर्जी रहेगी ना, वो एनर्जी टर्न होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। सपोज मेटल की बदले आप खुद हो, आप हो, समझो, सपोज करो एक एग्जांपल, आपको किसी ने 100 रुपीज़ दिए और आप 20 रुपीज़ उसको रिटर्न कर रहे हो, 20 रुपीज़, इसका मतलब 80 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 100 रुपीज़ क्या है, समझो अप्लाइड लाइट, 20 रुपीज़ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब 100 रुपीज़ जो है वो क्या कर लिए गए, मेटल्स ने एब्जॉर्ब कर लिए। आप समझ रहे हो, अभी यहाँ पे जो मैंने रुपीज़ बोले ना, उसके बदले एनर्जी का यूनिट होगा जूल।
कुछ जूल एनर्जी आपने अप्लाई करी, उसमें से कुछ सम एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग एनर्जी टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सच ए इफेक्ट इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, रेडिएशन को आप अप्लाई कर रहे हो तो मेटल के ऊपर, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर बताइए, समझिएगा ध्यान से। ये फिगर के अंदर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिटेक्टर है, प्लस बैटरी के एनोड के साथ जुड़ा रखा है मैंने उसको, और बैटरी के नेगेटिव के साथ मैंने जुड़ी रखी है एक मेटल की सरफेस, और वो मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट अप्लाई हो रही है। जैसे ही हमने लाइट उसके ऊपर अप्लाई करी, और ये कनेक्शन ऐसे इस प्रकार से पूरा सिस्टम हमने सेट किया हुआ है, जिसको वैक्यूम चैम्बर में रखा गया है। तो जैसे ही हमने बैटरी ऑन करी और लाइट को हमने अप्लाई किया किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, तो वो लाइट मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड टू सॉरी राइट साइड टू लेफ्ट साइड डिटेक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो सच ए इफेक्ट इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Such a effect is known as a photoelectric effect. It is based on the principle to convert photo energy यानी कि light energy into electrical energy. On which principle this phenomenon work? It work on the principle on the basis light energy radiation, उसको convert करना है किस में, electrical energy में। ठीक है बेटा। सबसे पहले हर्ट्ज करके साइंटिस्ट था। Hertz performed an experiment and observed that when a beam of light of suitable wavelength or frequency is allowed to fall on the surface of metal, such as cesium, potassium, rubidium, electrons are emitted from the surface of metal is shown figure, जो हमने फिगर बताई। This phenomenon of emission of electrons is known as a photoelectric effect. The electrons emitted are known photoelectrons. Such electrons are known photoelectrons. Got it? The result of photoelectric experiment as follows. ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं। सबसे पहला रिजल्ट ये है, electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of the light strike the surface. मतलब जैसे ही लाइट सरफेस के ऊपर गिरती है उसी समय ऑन द स्पॉट मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। There is no more time gap between the striking of light beam and the ejection of electron of the metal surface. ये दोनों क्या होंगे, साइमल्टेनियसली। जैसे ही मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई लाइट अप्लाई हुई, तुरंत ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए बाहर। ठीक है बेटा। फिर सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। सपोज मैंने लाइट ब्लू कलर अप्लाई किया है, लाइट ब्लू, तो उसका लैम्बडा फ्रीक्वेंसी डार्क ब्लू कलर जिसका इंटेंसिटी ब्राइटनेस ज़्यादा है, उसकी भी लैम्बडा तो सेम ही होगी, लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या अलग होगी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स इट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर मैंने ब्राइटनेस ज़्यादा रखी हुई है ना, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर आएंगे मेटल में से। बाकी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। For each metal there is a characteristic minimum frequency, minimum frequency nu zero, also known as a threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. या तो we can say at nu zero or higher value than nu zero photoelectric effect will possible. अगर हमने न्यू जीरो जितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी मेटल के सरफेस के ऊपर या तो उससे ज़्यादा, तो सफिशिएंट एनर्जी मिली रहेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हमने न्यू जीरो से कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन मेटल के ऊपर अप्लाई किया, तो देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी शोन। ठीक है बेटा। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर में समझाया है कि लेफ्ट हैंड साइड पोटेशियम
मेटल की सरफेस के ऊपर मैंने रेड लाइट अप्लाई करी, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 4.3 से लेके 4.6 10⁻14 हर्ट्ज। अभी इसका कोई भी ब्राइटनेस आपने ली है, ज़्यादा ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस, लेकिन पोटेशियम में फ्रीक्वेंसी इतनी है, पोटेशियम की नहीं, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी 4.3 से लेके 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशियंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिली, लेकिन वही पोटेशियम के ऊपर मैंने येलो लाइट अप्लाई करी होती, क्या बेटा, येलो लाइट। तो येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 5.1 से लेके 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। इसका मतलब कोई सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होती है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो। ओके। और जो मेटल है पोटेशियम, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो जब मैं रेड कलर यानी कि 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी में अप्लाई कर रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट सीन। बट मैंने जब येलो कलर अप्लाई किया तो 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन मैंने अप्लाई किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे सीन हुई। ठीक है बेटा, वापिस आते हैं हमारी शीट के ऊपर। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, also known as the threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. At a frequency nu greater than nu zero, अगर हमने nu मतलब अप्लाइड लाइट, अप्लाइड फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, nu is greater than nu zero, the ejected electron came out with certain kinetic energy, क्योंकि हमने कुछ एक्सेस एनर्जी दी उसको, ज़्यादा एनर्जी, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी अगर हम प्रदान करेंगे तो वो एक्सेस एनर्जी जो है इट टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। ओके। तो जितना हम अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी आपने पोटेशियम वाला केस जो मैंने अभी फिगर से समझाया था, पोटेशियम के ऊपर मैंने येलो लाइट अप्लाई करी, फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी थी 5 इंटू 10⁻14 मैंने, लेकिन मैंने अप्लाई करी थी 5.2 या 5.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन अगर उसकी कंपेयर में मैंने अगर वायोलेट कलर ले लिया होता, अगर मैंने वायोलेट कलर ले लिया होता जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फिर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद ऑल द अबव रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बेसिस ऑफ वेव थियरी। मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी हम वेव थियरी से नहीं समझा सकते हैं। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर ऑल्सो। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। सपोज मैं आपको थोड़ा फिगर से समझाऊं, तो अगर ये एक एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पेरिफेरी में ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन हैव टू टाइप ऑफ मोशन, one is axial motion and another one is orbital motion. It have two kind of motion. अगर हमने फोटोन यानी कि कोई पार्टिकल, कोई दूसरे कलर का मैं पार्टिकल आपको बताऊं, शो करूं, अगर ये पार्टिकल यहाँ से आता है और ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, स्ट्राइक। अभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, उनमें कुछ एनर्जी बंधी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी ये बीम, ये जो लाइट है ग्रीन कलर वाला पार्टिकल, उसके पास होगा, तो वो यहाँ से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अट्रैक्शन से हटा देगा, और इलेक्ट्रॉन वेर इजेक्टेड आउट। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, न्यूक्लियस एज इट इज़, ऑर्बिट भी मैंने एज इट इज़ बताई।
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मेटल से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि वो लाइट ने ऐसा करवाया। सच इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसको समझने के लिए हमें पार्टिकल, लाइट को क्या समझना पड़ा, पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है ना, कैरम की गेम की तरह, कैरम में एक कुकी दूसरे कुकी को स्ट्राइक कर रही है, उसी प्रकार यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, मैंने पहले बताया। इट वॉज द आइंस्टाइन हु एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक क्वांटम थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब उसने क्या किया, दोनों साइंटिस्ट के थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन कर दिया। हर्ट्ज और प्लैंक दोनों के बिहेवियर, प्लैंक ने समझाया था वेव थियरी और हर्ट्ज ने समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों को मर्ज कर दिया किसने, आइंस्टाइन ने। और उसने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन लास्ट में डिराइव होगा, लेकिन बिफोर आइंस्टाइन इक्वेशन हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। अभी ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, लेकिन इसके पहले थोड़ी बहुत बातें हो जाएगी। आइंस्टाइन ने क्या सोचा, अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर हेल्ड बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। टू ओवरकम दिस फोर्सेस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल। डिफरेंट डिफरेंट मेटल के न्यूक्लियस में प्रोटॉन अलग अलग होंगे, उनकी सबकी साइज अलग अलग होगी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी हर एक मेटल की अलग अलग होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड work function. This is called photoelectric work function W0. The minimum energy to cause photoelectric effect is known as a work function. I repeat, the minimum energy to cause photoelectric effect is known as a work function W0. W0 is equal to h nu 0 और W0 is equal to h3 upon lambda 0. अब ये न्यू ज़ीरो क्या है, न्यू ज़ीरो मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा ज़ीरो मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। न्यू ज़ीरो की डेफिनेशन क्या हो सकती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लैम्बडा ज़ीरो मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसका डेफिनेशन ये बन सकता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर आपने फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वर्ड यूज़ किया और वेवलेंथ के अंदर मैक्सिमम क्यों यूज़ किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्बडा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो लैम्बडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ठीक है, when a photon of sufficient energy strike on the electron of atom of the metal, it transfer its energy instantaneously, मतलब तुरंत, to the electron during the collision। जैसे ही collision हुआ तुरंत वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स को, एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी डिले, तुरंत ही वो निकल जाएगा बाहर। इफ द फोटोन हैज एनर्जी मोर देन रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर हमारा अप्लाइड फोटोन है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो एक्सेस एनर्जी टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी, मैंने पहले ही बता दिया। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला की, एनर्जी ऑफ अप्लाइड फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू या तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन W0 इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो या तो W0 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा ज़ीरो। तो व्हाट इज द डिफरेंस पता चल रहा है ना, E यानी अप्लाइड एनर्जी ऑफ अप्लाइड लाइट और W0 यानी कि मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन। आप समझ रहे हो बेटा, अगर मुझे कोई काम करना है उसमें 100 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सपोज मुझे नाश्ता करना है, 100 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सपोज, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं घर से 100 रुपीज़ लेके ही निकलूँ। इट मे बी पॉसिबल कि मैं घर से 5,000 रुपया लेके निकलूँ और रिटर्न जब आऊँ तो 4,900 रुपीज़ लेके वापस आया। इसका मतलब 100 रुपीज़ मैंने
वो वर्क में यूज़ किए और बाकी रिमेनिंग जो पैसे हैं वो बचे रहे। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमने मेटल को ज़रूरत है समझो 100 एनर्जी की, और आपने अप्लाई करी 5000, तो उसमें से 100 उसने यूज़ कर ली, तो 100 इज़ अ W0 एंड 5000 इज़ माई E। तो रिमेनिंग 4900 जो एनर्जी है उस वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। आप समझ रहे हो? तो अप्लाइड लाइट की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, ई जितना बड़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? बहुत ही छोटी सी सिंपल कॉमन सेंस की बात है बेटा, लेकिन फिर भी अगर क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग में, तो अगेन ये वीडियो को देखिए, ठीक है? सारी नोट्स को पढ़िए, अगेन पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। एनर्जी ऑफ अप्लाइड लाइट इज इक्वल टू, तो जो हमने 5000 रुपीज़ की बात करी थी सिंपल, तो 5000 इज इक्वल टू 100 प्लस 4900, मतलब 5000 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। 100 वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड बाकी की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया समझने के लिए, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की तार मतलब साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो हमने लाइट अप्लाई करी है एच न्यू जितनी, एच न्यू एनर्जी। वो एच न्यू दो जगहों पे यूज हो सकती है, एक तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अगर अगर कोई मेटल का काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, मतलब मेटल जस्ट एटम के बाहर निकल गया लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, ये पीछे वाला फैक्टर जीरो हो जाए अगर, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड लाइट, ठीक है? एनर्जी ऑफ अप्लाइड लाइट एच न्यू जीरो इज इक्वल टू एच न्यू कब होता है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो कब होगा? जब ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब। तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बिकम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड वेवलेंथ बिकम्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा ही लाइट एनर्जी अप्लाई होगी, उसमें से कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है निकलने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो वर्क फंक्शन बोलते हैं, और बाकी की एनर्जी टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी को हम सब्जेक्ट अगर बनाए, 1/2 mv² को सब्जेक्ट बनाए, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू, ये एच न्यू जीरो सामने जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो 1/2 mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। दोनों में से एच को कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। यहाँ पे एम ई लिखा है मैंने, जो एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। वी यानी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विच इज इन मीटर पर सेकेंड। एच यानी प्लांक कांस्टेंट अपने को पता है। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड लाइट, न्यू जीरो मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं न्यू के बदले सी बाय लैम्बडा लिखूं दोनों जगह पे, यहाँ पे सी बाय लैम्बडा और यहाँ पे सी बाय लैम्बडा जीरो, दोनों में से सी को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ जीरो। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, रिमेंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है? तो लिथियम को निकालने के लिए 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ रही है, सोडियम को कम एनर्जी की जरूरत पड़ी, पोटेशियम को और लेस एनर्जी। ये तीन मेटल है ग्रुप नंबर 1 के, ग्रुप नंबर 1। तो लिथियम की कंपेयर में सोडियम थोड़ा बड़ा एटम है, सोडियम की कंपेयर में पोटेशियम थोड़ा बिगर एटम है। तो एज यू गो डाउन इन द ग्रुप you can see work function decreases. Similar behavior seen in the group number 2 also. मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सिल्वर, ये ग्रुप नंबर 2 के नहीं है, खाली मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का है। तो अगर आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम में ऐसा देखोगे ना, तो भी 3.7, 3.5, 3.3 वॉट एवर इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन डिक्रीज होगा। ये वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए क्या होता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कॉपर के लिए 4.8, कॉपर डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है, वो 11th ग्रुप में है।
Kg सिल्वर, उसका 4.3, वो भी डी ब्लॉक का एक मेटल है। ठीक है, अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का सॉल्व इलिस्ट्रेशन 2.8। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, एग्जाम्पल 2.8 इलिस्ट्रेशन का। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium metal, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 raised to 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium? What is the maximum wavelength lambda 0 that will cause photoelectron to be emitted? मतलब हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा 0 ढूंढनी है, एंड व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिमूव इलेक्ट्रॉन यानी कि वर्क फंक्शन W0 ढूंढना है। फिगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है कि लैम्बडा ऑफ अप्लाइड लाइट इज 300 नैनोमीटर और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो हमने कुछ ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करी है, उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के तौर पे यूज हो जा रही है और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में टर्न होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पर मोल दिया है यहाँ पे, इसलिए हम अप्लाइड एनर्जी भी 1 मोल के लिए ढूंढेंगे। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, फॉर्मूला यूज करके लैम्बडा की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके हमने एनर्जी को ढूंढा, अप्लाइड एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, फिर उसको 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एनर्जी अप्लाइड इन टर्म ऑफ मोल, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन अप्लाइड एवोगैड्रो नंबर इंटू ई जो ऊपर हमने ढूंढी मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए 3.99 इंटू 10⁵ इज बिगर देन 1.68 इंटू 10⁵। तो 3.99 में से हम 1.68 इंटू 10⁵ को सब्जेक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वी गेट 2.31 into 10⁵ joule per mole. That is the minimum energy needed to remove 1 mole electrons from the sodium metal. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जूल पर मोल है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हाउ मच। तो क्या करेंगे 2.31 इंटू 10⁵ जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए है डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे तो हमें मिलेगा मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। दैट इज माय वर्क फंक्शन W0। नाउ W0 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा 0, उसके ऊपर से लैम्बडा 0 को सब्जेक्ट बनाया, लैम्बडा 0 इज इक्वल टू एच सी अपॉन W0, वैल्यू पुट करी, वी गेट 5.17 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर हम उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे n लिखना पड़ेगा मुझे, 10⁹ से मुझे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट 517 नैनोमीटर। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बुक का इल्यूस्ट्रेशन प्रॉब्लम 2.9, क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी µ0 for a metal is 7 into 10⁻14 second inverse, या तो 7 into 10⁻14 hertz. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu is equal to 1 into 10⁻15 second inverse hits on the metal. मेटल को हम इतनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 7 into 10⁻14, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। तो न्यू हमें गिवन है, न्यू ज़ीरो भी गिवन है, तो हम एच इंटू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो करके काइनेटिक एनर्जी को ढूंढ सकते हैं। ठीक है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू ज़ीरो और अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी है 10 इंटू 14 भी लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 10⁻15 को हम 10 इंटू 10⁻14 भी लिख सकते हैं बेटा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे सब्सट्रैक्शन में पावर कॉमन चाहिए दोनों का, जिन दो वैल्यू को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है ना उनका 10 टू द पावर कॉमन होना चाहिए एक्सपोनेंट। ठीक है,
आइंस्टाइन इक्वेशन जो है 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच, इनमें से एच को कॉमन निकाला, एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखी, न्यू अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो वी गेट 1.988 इंटू 10⁻⁹ जूल एनर्जी in term of kinetic energy. Okay बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.9, क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर strike on the metal surface, the work function of the metal being 2.31 electron volt, calculate energy of photon applied photon। फोटोन यानी लाइट, तो हमने कितनी लाइट अप्लाई करी है उसका लैम्बडा है ये, तो लैम्बडा के ऊपर से हम एनर्जी ढूंढ सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, वो मिलेगा जूल में, और जूल में से फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर दूसरा पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, सब्ट्रैक्शन करके हम क्या कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ढूंढ सकते हैं। एंड थर्ड क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास है तो उसमें v को सब्जेक्ट बना के वेलोसिटी हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ अप्लाइड लाइट 4 इंटू 10⁻⁻ मीटर, बाय डिफॉल्ट मीटर में ही दिया है तो मीटर में रखेंगे। वर्क फंक्शन W0 इज इक्वल टू 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 2.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.696 इंटू 10⁻⁹ जूल इज द वर्क फंक्शन इन जूल। 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन इन द क्वेश्चन एंड 3.696 इंटू 10⁻⁹ को हमने कन्वर्ट कर लिया जूल में वर्क फंक्शन को। इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, अप्लाइड फोटोन अप्लाइड लाइट 6.626 इंटू 10⁻34, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा 4 इंटू 10⁻7 मीटर, तो इनको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से हमें आंसर मिलेगा 4.97 इंटू 10⁻⁹ जूल। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे। हाँ, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करना था तब हमने 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, नीचे जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ये वैल्यू से, तो वी गेट 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए हमने जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटा, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 mv² इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अप्लाइड लाइट माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ अप्लाइड लाइट कितनी थी, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब्ट्रैक्शन करके हमें मिलेगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² इज इक्वल टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1.6 इंटू 10⁻⁹, फिर ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ इक्वल टू के उस तरफ, और m जाएगा नीचे डिनोमीटर में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, वैल्यू पुट करके हमें मिला 0.341 इंटू 10⁻12। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल पॉइंट को 2 पोजीशन राइट हैंड साइड मूव करेंगे 2 स्टेप, तो पावर 10⁻12 के बदले 10⁻10 हो जाएगा। 34.1 इंटू 10⁻10, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो v² बिकम v, एंड 34.1 का स्क्वायर रूट आएगा 5.84, 10⁻10 का स्क्वायर रूट आएगा 10⁻5। वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 2.12, क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड with zero velocity from a metal surface when it exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom, यानी कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला, दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो एंड वर्क फंक्शन W0 ऑफ मेटल। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, डायरेक्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी रेफरेंस बुक में
डायरेक्ट लैम्बडा 0 6800 से यहाँ से चालू किया है, लेकिन ये जो ऊपर मैंने समझाया हुआ है वो याद रखिएगा, समझने के लिए है। एनर्जी ऑफ अप्लाइड लाइट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, E माइनस W0, W0 उस तरफ जाएगा, है ना। E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी अगर वेलोसिटी 0 है मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो अप्लाइड लाइट इक्वल टू एनर्जी ऑफ अप्लाइड लाइट बिकम्स वर्क फंक्शन, E becomes work function, and that's why E is equal to क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा 0, hc कैंसल आउट, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में लैम्बडा दिया है ना बेटा, वेवलेंथ, दैट इज द लैम्बडा 0, इनडायरेक्टली वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बेटा। 6800 एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 6.8 इंटू 10⁻7 मीटर, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर से मैं फ्रीक्वेंसी न्यू 0 को सब्जेक्ट बनाऊं, न्यू 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बाय लैम्बडा 0, जो लास्ट वीडियो में हमने ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। न्यू 0 इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा 0, लैम्बडा 0 की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू पुट करी, वी गेट आंसर 4.41 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, या तो 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वर्क फंक्शन W0 इज इक्वल टू एच न्यू 0, न्यू 0 की वैल्यू पुट करी, h की वैल्यू पुट करी, वी गेट आंसर 2.922 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, तो अभी इतने सारे न्यूमेरिकल्स करने से लॉजिक तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा न्यूमेरिकल्स में, लेकिन रिपीट कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो उसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। सोडियम को आयोनाइज करना मतलब सोडियम में से सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। इफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एमिटेड इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0, यानी कि अप्लाइड लाइट इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अप्लाइड वेवलेंथ जो दिया है 242 नैनोमीटर इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लास्ट न्यूमेरिकल की तरह हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अप्लाइड लाइट की जो वेवलेंथ है जो हमें क्वेश्चन दी है, इट इज इक्वल टू बिकम लैम्बडा 0, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2.42 इंटू 10⁻7 मीटर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और वर्क फंक्शन सेम हो गया, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, वर्क फंक्शन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना वो 1 मोल के लिए होता है। कितने मोल के लिए होता है, 1 मोल एटम के लिए। हाँ, वर्क फंक्शन W0 का यूनिट जूल या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना, उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन इंटू 1 मोल, Na को कर ले W0 इंटू Na, और उसका जनरली यूनिट होता है किलोजूल पर मोल, ठीक है बेटा। Here we have to find ionization enthalpy in kilojoule per mole. It means delta IH, उसका सिंबल है, ionization enthalpy is equal to Avogadro number into W0 Na Hc अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा 0। वैल्यूज तो हमें क्वेश्चन में दी है वो पुट करी, कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखनी है, एवोगैड्रो नंबर, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये हमें पता होनी चाहिए, और लैम्बडा 0 क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके रखा है नीचे। तो डेल्टा आई एच मिलेगा 49.46 इंटू 10⁴ जूल पर मोल। अभी जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना हो ना तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 494.6 किलो जूल पर मोल हो जाएगा बेटा। दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। ओके, इसके सिमिलर मेथड के रिगार्डिंग सम आपको खुद से करना है। 2.51 टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का 2.51, 52, 53 एंड 54, उसमें से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता है इफ यू डोंट सॉल्व द सम एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपको मेरा कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे, आपको मैं उसका डाउट सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है बेटा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सारे न्यूमेरिकल थियोरी क्लास नोट में और होमवर्क की नोट में लिख डाल दीजिएगा। ओके।